क्या एक झोपड़ी में जन्मी, समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़ी एक दलित लड़की सिर्फ अपने हौसले और माइंडसेट के दम पर 1000 करोड़ की कंपनी की मालकिन बन सकती है? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपको तोड़ने नहीं, भीतर से जगाने आई है। अगर आपने कभी खुद को कमजोर महसूस किया है या हालात से हार मानने का मन किया है, तो ये कहानी आपके लिए जीवन बदल देने वाली साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो सुबह बाकी दिनों से अलग नहीं थी। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में सूरज की पहली किरणें जब उस मिट्टी की बस्ती पर पड़ी, तो एक 7 साल की लड़की अपने नंगे पैरों से पगडंडी पर चलती हुई स्कूल की तरफ बढ़ रही थी। आसपास के बच्चे उसके साथ नहीं चलते थे, क्योंकि वो उस जात से थी। उसका नाम कोई प्यार से नहीं पुकारता था, सिर्फ आदेश देता था, ए लड़की, हट वहां से। लेकिन उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। वो हर दिन उस अपमान को पीती थी, जैसे वो उसका हिस्सा बन गया हो। गांव के लोग उसे नाम से कम और जाति से ज्यादा पहचानते थे। उसका परिवार झोपड़ी में रहता था। पिता एक निम्न दर्जे की सरकारी नौकरी में थे। वेतन इतना कम कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक संघर्ष था। लेकिन उस बच्ची की आंखों में कुछ अलग था, एक अजीब सी चमक, एक खामोश विद्रोह। घर में मां दिन भर बीमार रहती थी और पिता हर दिन ताने सुनकर थक चुके थे। वे चुपचाप जीते थे, जैसे आत्मा से हार गए हों। और वो बच्ची, वो हर दिन की शुरुआत एक सपने के साथ करती थी। मुझे बड़ा बनना है, पर यह बड़ा क्या होता है, ये शायद उसे खुद भी नहीं पता था। 9 साल की उम्र में उसकी शादी तय कर दी गई। वो चुप थी, किसी ने उसकी राय नहीं पूछी। वो नहीं जानती थी कि पति किसे कहते हैं, और न ही उसे मालूम था कि अब वो खेलने की उम्र से निकलकर घर चलाने की जिम्मेदारी में फंसी है। पति का घर मुंबई के एक झुग्गी इलाके में था। वहां उसका स्वागत न तो फूलों से हुआ, न सम्मान से। सास, ननद और खुद पति उसे ऐसे देखते जैसे वो कोई बोझ हो, जिसे निपटाना एक जिम्मेदारी है। हर दिन ताने, मार और अपमान का सिलसिला चलता रहा। एक दिन खाना जला तो थप्पड़ पड़े, एक दिन ज्यादा बोल दिया तो लातें पड़ी। एक बार तो उसे कमरे में बंद कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उसने मायके से कोई चीज लाने से मना कर दिया था। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। एक शाम वो अकेली छत पर बैठी थी। दूर कोई ट्रेन की सीटी बज रही थी। हवा में नमी थी और आंखों में आंसू। तभी एक ख्याल आया, अगर मैं मर जाऊं तो शायद सबको शांति मिले। ये विचार उसके भीतर एक काले बादल की तरह छा गया। अगली सुबह वो बहुत शांत थी। उसने कुछ नहीं खाया, किसी से कुछ नहीं कहा। वो एक कोने में बैठी रही और रात को नींद की गोलियां निगल लीं। उसकी सांसें धीमी होती जा रही थीं और उसे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसे समय रहते अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा, अगर 10 मिनट और देर हो जाती तो उसे बचा पाना मुश्किल था। वो जिंदा थी, लेकिन टूटी हुई, बिखरी हुई। उस रात अस्पताल के बेड पर लेटे हुए उसने एक वादा किया, अब अगर बच गई हूं तो खुद को साबित करके दिखाऊंगी। अब मेरी जिंदगी मेरी है। इस संकल्प ने उसे एक बार फिर खड़ा कर दिया। उसे मायके भेज दिया गया। गांव में उसका तिरस्कार और भी बढ़ गया। लोग उसे वो लड़की कहकर बुलाते जिसे उसके पति ने निकाल दिया, जो आत्महत्या करने चली थी। लेकिन अब वो चुप नहीं थी। अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो सब कुछ शांत भाव से सुनती, लेकिन एक कोने में बैठकर खुद से कहती, मैं जवाब दूंगी, लेकिन शब्दों से नहीं, सफलता से। मुंबई लौटना उसके लिए एक मिशन बन गया। वो अकेली गई, बिना किसी सहारे के। वो एक सिलाई मशीन लेकर बैठ गई। छोटे बच्चों के कपड़े सिलती, कढ़ाई करती और गलियों में घूम घूम कर ऑर्डर लेती। शुरू शुरू में कोई काम नहीं देता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वो दिन में काम करती, रात में पढ़ाई करती, अकेले, खामोशी से। कई बार भूखे पेट सोना पड़ता था। कई बार लोगों के ताने सहने पड़ते थे। औरत होकर ये करेगी बिजनेस? लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसके पास अब खोने को कुछ नहीं था। फिर एक दिन उसे एक महिला समूह ने लोन देने की बात की। उसने छोटे स्तर पर फर्नीचर बनाने का काम शुरू किया। लकड़ी की कुर्सियां, छोटी मेजें, ये सब उसने खुद बनाना सीखा। उसकी कारीगरी में जुनून था। उसका हर टुकड़ा जैसे उसकी आत्मा से बना हो। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। 1 ग्राहक, 2 ग्राहक, फिर छोटे ऑर्डर। और फिर वो दिन भी आया जब उसे एक स्कूल से 500 कुर्सियों का ऑर्डर मिला। वो रातों रात नहीं बना था, पर जब बना तो उसकी नींव में खून, पसीना और आंसू थे। उसके लिए सफलता का मतलब सिर्फ पैसे नहीं थे। वो हर कुर्सी, हर मेज में अपना सम्मान गढ़ रही थी। अब वो सिलाई मशीन छोड़ एक बिजनेस वुमन बन चुकी थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी।
उसकी आंखों में अब और भी बड़े सपने पलने लगे थे। वो सोचती, क्या मैं किसी डूबती कंपनी को भी चला सकती हूं? ये सोच ही उसे एक दिन लेकर गई कम्युनिटी ट्यूब्स तक, जो अब बंद हो चुकी थी और जिसके सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो चुके थे। लेकिन वो अगला अध्याय था। उस रात में जब वो एक पुरानी कुर्सी पर बैठी खुद को देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू नहीं, मुस्कान झलक रही थी। वो जानती थी ये सिर्फ शुरुआत है। ये अग्नि अब शांत नहीं होगी, क्योंकि अब वो राख नहीं रही, अब वो खुद अग्नि बन चुकी थी। मुंबई के घनी गलियों और वर्कशॉप की सीलन भरी दीवारों के बीच अब एक ऐसी औरत खड़ी थी जिसने अपने हाथों से जिंदगी को सींचा था। सिलाई मशीन से शुरू हुआ उसका सफर अब लकड़ी, लोहे और ऑर्डर बुक्स की मोटी फाइलों में तब्दील हो चुका था। वो छोटी छोटी कुर्सियां और मेजें बनाते बनाते अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स पर दस्तखत कर रही थीं जिनमें लाखों का कारोबार था। लेकिन उसकी नजरें अब भी वहां नहीं रुकी थीं। वो जानती थी जो उसकी आत्मा में आग लगी है वो सिर्फ एक छोटा काम चलाने से बुझने वाली नहीं। उसे बड़ा करना था, खुद को भी और समाज की उस सोच को भी जिसने वर्षों तक कहा था कि एक दलित औरत सपने देखने की हकदार नहीं। एक दिन एक खबर ने उसे झकझोर दिया। अखबार में एक नोटिस छपा था, कमानी ट्यूब्स लिमिटेड दिवालिया हो चुकी है। यह वही कंपनी थी जो कभी भारत की बड़ी ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में गिनी जाती थी और अब ठप्प हो चुकी थी। मजदूर सड़कों पर थे, मशीनें जंग खा चुकी थीं और मालिकों ने हाथ खड़े कर दिए थे। कंपनी कोर्ट में चली गई थी और अब लिक्विडेशन की तैयारी हो रही थी। उस दिन कल्पना एक चाय की दुकान पर बैठी थी। चाय की हर चुस्की के साथ वो उस नोटिस को पढ़ती रही। कई बार फिर उसने अखबार को मोड़ा और अपने दिल में कुछ गूंजता महसूस किया। क्या मैं इसे फिर से खड़ा कर सकती हूं? ये ख्याल उसके भीतर गूंजता रहा। रात को नींद नहीं आई। आंखें बंद की तो मशीनों की आवाजें सुनाई देती। मजदूरों के चेहरे आंखों में घूमने लगे। कोई और होता तो इसे पागलपन कहता, लेकिन उसने इसे एक आह्वान समझा, जैसे खुद ब्रह्मांड ने उसे बुलाया हो। कमानी ट्यूब्स की मजदूर यूनियन भी हताश थी। मालिकों ने हाथ खींच लिए थे। मजदूरों को महीनों से वेतन नहीं मिला था। लेकिन उनमें भी एक बात थी। उन्होंने सुना था एक औरत के बारे में जो नीचे से उठकर फैक्ट्री चला रही थी। जब कल्पना ने यूनियन के कुछ प्रतिनिधियों से मिलने की कोशिश की तो पहले उन्हें भरोसा नहीं हुआ। तुम इस कंपनी को उठाओगी? उन्होंने पूछा। हां, कल्पना ने दृढ़ स्वर में कहा। क्यों नहीं? क्या वो मालिक जिनकी वजह से ये कंपनी डूबी, उनसे बेहतर नहीं हो सकती एक ऐसी औरत जो खुद भूख और जिल्लत से लड़कर खड़ी हुई हो? शुरुआत में कई अड़चनें आईं। कोर्ट केस, बैंक डिफॉल्ट, श्रमिकों के कानूनी अधिकार, हजारों पन्नों की फाइलें, ये सब एक सामान्य व्यक्ति को चकरा देने के लिए काफी थीं। लेकिन कल्पना के पास दो चीजें थीं जो किसी बैंक या कोर्ट से बड़ी थीं: मानसिक शक्ति और श्रमिकों का विश्वास। उसने फैसला लिया कंपनी को टेक ओवर करने का। उसके पास न तो उतना पैसा था, न ही कोई बड़ा उद्योगपति समर्थन, लेकिन उसके पास जो था वो था उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसका सम्मान और उसकी नीयत। उसे कोर्ट में एक प्रस्ताव रखना था कि वो कंपनी को पुनर्जीवित करेगी। इसके लिए उसे श्रमिकों का लिखित समर्थन चाहिए था। कल्पना ने मजदूरों से बात की। वो खुद फैक्ट्री में गई, उनकी टूटी मशीनें देखीं और हर उस इंसान की आंखों में झांका जो जीवन भर एक मशीन के सहारे अपने बच्चों को पाल रहा था। अगर आप मेरा साथ दो तो मैं इस कंपनी को फिर से खड़ा कर दूंगी, उसने कहा। मजदूरों की आंखों में एक अलग सी चमक थी। वे वर्षों से किसी मालिक के मुंह से ऐसा विश्वास नहीं सुन पाए थे। उन्होंने अपने दस्तखत दे दिए और फिर कल्पना ने कोर्ट में एक नया प्रस्ताव रखा। एक दलित महिला जो कभी आत्महत्या की कगार पर थी, अब एक करोड़ों की कंपनी को बचाने का संकल्प लेकर खड़ी थी। कोर्ट ने कई सवाल पूछे। बैंक वालों ने संदेह जताया, लेकिन कल्पना ने अपने काम से उन्हें जवाब दिया। उसने अपने पिछले कारोबार के सारे रिकॉर्ड, टैक्स रिटर्न और यूनियन का समर्थन दिखाया। और अंततः जब फैसला आया तो कमानी ट्यूब्स एलटीई का पुनरुद्धार अधिकार उसे सौंपा गया। अब उसका सामना था उस फैक्ट्री से जिसमें मशीनें जंग खा चुकी थीं, प्लांट्स बर्बाद हो चुके थे और बही खातों में सिर्फ नुकसान दर्ज था। उसने एक टीम बनाई, पुराने मजदूरों को ही शामिल किया। उसने कहा, यह कंपनी आप सबकी है, अब से इसका हर हिस्सा आपको जवाबदेह है। काम शुरू हुआ। मशीनों की सफाई, वायरिंग, स्टील सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑर्डर रिन्यूअल, सब कुछ एक नई ऊर्जा के साथ हुआ। मजदूर जो पहले निराश थे अब उत्साह में काम कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि उनका आत्मसम्मान है जो पुनः जाग रहा है। कल्पना ने निवेशकों को समझाया,
उन्हें उद्योग की क्षमता पर विश्वास दिलाया। उसने सस्ते कर्ज लिए और नए उत्पाद डिजाइन करवाए। वह खुद हर छोटी छोटी मीटिंग में जाती, हर ऑर्डर पर निगरानी रखती। 3 साल के भीतर कंपनी न सिर्फ फिर से खड़ी हुई, बल्कि लाभ कमाने लगी। जिस कंपनी को लोग कब्रगाह मान चुके थे, वो अब बाजार में कमाई करने वाली इकाई बन गई थी। और इस चमत्कार के पीछे एक नाम था, कल्पना सरोज। एक दिन जब वो अपनी ही फैक्ट्री के भीतर खड़ी हुई थी और मशीनें चल रही थीं, तो वो उन आवाज़ों को सुनकर मुस्कुराई। वही आवाज़ें जो कभी उसके सपनों में आती थीं। उसने खुद को आईने में देखा। अब वो झोपड़ी वाली लड़की नहीं थी। अब वो एक ऐसी औरत थी जिसने एक उद्योग को मौत से खींचकर जीवन दिया था। उस रात उसने अपने डायरी में एक पंक्ति लिखी, जो लोग कहते हैं कि भाग्य नहीं बदलता, उन्होंने सिर्फ रोशनी को देखा है, अंधेरे से निकलने की कला नहीं सीखी। मुंबई की सड़कों पर जब कोई अपनी कार से गुजरता और दूर कामानी ट्यूब्स की फैक्ट्री का साइन बोर्ड देखता, तो शायद अंदाजा नहीं लगा पाता कि उस फैक्ट्री के पीछे एक ऐसी औरत खड़ी है जिसने न सिर्फ उसे दिवालियेपन से उठाया, बल्कि उसमें एक आत्मा फूंकी जो हर मशीन के शोर में झलकती थी। परंतु अब कल्पना की कहानी सिर्फ एक फैक्ट्री तक सीमित नहीं रही थी। उसकी कामयाबी की गूंज अब धीरे धीरे उन दफ्तरों में सुनाई देने लगी थी जहां वर्षों तक उसकी जैसी जाति, वर्ग या लिंग की औरत को घुसने की इजाजत नहीं थी। बिजनेस मैगजीनों में उसका नाम छपने लगा था, न्यूज चैनलों में इंटरव्यू की मांगें आने लगी थीं, और सरकार तक इस बात को मानने लगी थी कि ये महिला कोई सामान्य उद्यमी नहीं, एक उदाहरण बन चुकी है। लेकिन कल्पना अभी भी वही थी, एक खामोश सी शांत चेहरा जिसकी मुस्कान में आत्मबल का ऐसा तेज था जो पूरे कमरे को भर देता था। उसने कमानी ट्यूब्स के बाहर एक छोटी सी लाइब्रेरी बनवाई थी जहां कर्मचारियों के बच्चे पढ़ सकें। एक अलग विभाग सिर्फ महिलाओं के लिए शुरू किया गया था, जहां महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती, उन्हें नेतृत्व के लिए तैयार किया जाता। अगर किसी ने मेरे लिए यह नहीं किया तो क्या मैं किसी और के लिए नहीं कर सकती? यह उसका मंत्र बन गया था। उसे देश भर से निमंत्रण आने लगे, TEDx, IITs, महिला उद्यमी सम्मेलन, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र के एक छोटे मंच पर भी उसे भारत का प्रतिनिधित्व करने का प्रस्ताव मिला। एक दलित महिला जो कभी सिलाई मशीन पर बैठती थी, अब वर्ल्ड बिजनेस इनोवेशन फोरम में बोल रही थी। जब वो पहली बार अमेरिका गई तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वो उसी लड़की की तरह दिखती है जो कभी खुद को मिटाने चली थी। एयरपोर्ट पर उसके स्वागत के लिए खड़े लोग उसे देखकर अचंभित थे। इतनी साधारण दिखने वाली महिला, यही वो कल्पना है? परंतु जैसे ही वह मंच पर खड़ी हुई और बोली, मैं उस भारत से आती हूं जहां सपनों की कीमत जातियों से तय की जाती है, पर मैं अब उस भारत का चेहरा हूं जहां सपने जाति, वर्ग या लिंग से नहीं, संकल्प से पूरे होते हैं। पूरा सभागार खड़ा हो गया, तालियां गूंज उठीं। वह वहां से लौटी तो उसके पास पुरस्कारों की एक फहरिस्त थी। भारत सरकार से पद्मश्री, महिला उद्योग रत्न और कई राज्य स्तरीय सम्मान। लेकिन जो सबसे बड़ा इनाम उसे मिला वह था समाज का एक बदला हुआ नजरिया। अब हर वो लड़की जो कभी अपने सपनों को सिर्फ इसलिए दबा रही थी क्योंकि वो कमजोर वर्ग से आती है, कल्पना को देखकर प्रेरणा लेने लगी। एक दिन नागपुर के एक गांव से एक पिता अपनी बेटी को लेकर कल्पना के ऑफिस आया। लड़की का नाम वंदना था, उम्र 17 साल। उसके पिता ने कहा, मैडम, ये लड़की पढ़ना चाहती है, लेकिन हमारे पास न पैसा है न किसी स्कूल में जगह। कल्पना ने बिना एक पल गंवाए लड़की की ओर देखा और मुस्कुराई। तुम क्या बनना चाहती हो? वंदना ने कहा, आप जैसी। कल्पना ने तुरंत उसे अपने बनाए स्कॉलरशिप प्रोग्राम में दाखिला दिया। वो जानती थी यही वो काम था जो उसके जीवन को सार्थक बनाता। अब उसने एक नई कंपनी बनाई, KS फाउंडेशन, जिसमें वो सिर्फ युवाओं को स्किल्स, लीडरशिप और माइंडसेट की ट्रेनिंग देती थी। मीडिया अक्सर उससे पूछता, आपके लिए सफलता क्या है? वो कहती, सफलता वो नहीं जो अखबारों में छपती है, सफलता वो है जो उस लड़की की आंखों में चमक बनकर आती है जिसे दुनिया ने कहा था तू कुछ नहीं कर सकती। परंतु एक सवाल जो हर मंच पर उससे पूछा जाता वो था, क्या आपने कभी डर महसूस किया? कल्पना मुस्कुराती और कहती, मैंने डर को इतने सालों तक भीतर पाला कि अब वो मेरी सेवा करता है। जब भी डर लगता है मैं उससे कहती हूँ, अच्छा हुआ तू आया, अब मैं और सावधान हूँ, चल मेरे साथ काम कर। बिजनेस वर्ल्ड में लोग उसे दलित लेडी अंबानी कहने लगे थे। कुछ आलोचक इसे अतिशयोक्ति मानते, लेकिन जो लोग उसकी यात्रा को जानते थे वो जानते थे कि अगर जीवन में कोई जमीन से आसमान तक पहुंचा है तो वो कल्पना ही है। वो अपने ऑफिस में एक तस्वीर रखती थी, एक झोपड़ी की, जिस पर लिखा था, यहीं से शुरू किया था।
हर नए कर्मचारी को वो उस तस्वीर के सामने लाती और कहती, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, खुद पर विश्वास। उसकी कहानी अब सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं रही थी, वो एक आंदोलन बन चुकी थी। और यही वह मोड़ था जहां कल्पना को एक प्रस्ताव आया, एक मरती हुई स्कूल संस्था को फिर से शुरू करने का। लेकिन यह प्रस्ताव सिर्फ आर्थिक नहीं था, ये एक नए युद्ध का निमंत्रण था। कल्पना फिर से एक असंभव लगने वाले मिशन में कूद पड़ती है और शिक्षा को एक नए आंदोलन में बदल देती है। बारिश के बाद की उस सुबह, जब मुंबई की सड़कों पर धूप पहली बार चुपचाप उतर रही थी, कल्पना अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके सामने पड़ी पुरानी झोपड़ी की तस्वीर हल्के नीले फ्रेम में रखी थी। आंखों में अब भी वही चमक थी जो उस वक्त थी जब कमानी ट्यूब्स की चिमनियों से पहली बार धुआं उठा था। लेकिन इस बार कुछ और था, एक आमंत्रण, एक चुनौती और एक भावनात्मक कसम जो उसने अपने मन में बहुत पहले ली थी, शिक्षा का दीप जलाना। उसे एक पुरानी, लगभग बंद हो चुकी स्कूल संस्था से बुलावा आया था। यह संस्था कभी दलित और पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए आशा की किरण थी, लेकिन आर्थिक तंगी, राजनीतिक हस्तक्षेप और सामाजिक भेदभाव ने इसे बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया था। अब स्कूल का इमारत सिर्फ ईंट पत्थर की पुरानी ढांची थी। बच्चों की हंसी वहां वर्षों से नहीं गूंजी थी। कल्पना के सामने सवाल यह नहीं था कि वह इसे पुनर्जीवित कर सकती है या नहीं। सवाल यह था कि क्या वह उस भरोसे को फिर से जगा सकती है जिसे समाज ने मरने दिया था। उसके पास अब संसाधन थे, संपर्क थे, लेकिन शिक्षा का सपना सिर्फ ईंटों से नहीं बनता, वह बनता है दृष्टिकोण से, संकल्प से। वह अपनी टीम के साथ उस स्कूल का मुआयना करने गई। टूटी खिड़कियां, गिरे हुए बोर्ड, फर्श पर उगे घास पात और एकदम सन्नाटा। लेकिन उसकी आंखें वहां वो देख रही थीं जो कोई और नहीं देख सका। बच्चों की दौड़, हंसी की आवाजें, कक्षा में उठे हाथ और एक ऐसा भविष्य जो शायद उसी जगह से निकलने वाला था। हम इसे फिर से बनाएंगे, उसने कहा। उसकी टीम चौंकी। मैम, ये जगह तो लगभग टूट चुकी है, हम कहीं और नई इमारत बनवा सकते हैं। कल्पना ने कहा, नई इमारत बनाने से इतिहास नहीं बनते, मुझे वहीं से शुरुआत करनी है जहां सबने हार मान ली थी। अगले कुछ हफ्तों में कल्पना ने वह कर दिखाया जिसे कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता था। पुराने शिक्षकों को वापस बुलाया गया, कुछ नए युवा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। वहां एक अनोखा सिस्टम लागू हुआ जहां शिक्षा सिर्फ किताबों की नहीं थी, बल्कि आत्मबल, संवाद, लीडरशिप और जीवन के वास्तविक पाठों की भी थी। शुरुआत में जब गांव के लोग अपने बच्चों को भेजने से हिचकिचा रहे थे, कल्पना खुद उनके घर गई। उसने हर मां को भरोसा दिलाया कि उनकी बेटी स्कूल जाकर सिर्फ पढ़ेगी ही नहीं, बल्कि सीखेगी कि अपने हक के लिए खड़ी कैसे होती है। धीरे धीरे स्कूल फिर से गुलजार होने लगा। पहली बार बच्चों ने गणवेश पहना और प्रार्थना सभा में भाग लिया। वह दिन पूरे गांव के लिए त्योहार जैसा था। स्कूल की दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र बने, जिनमें लड़कियां वैज्ञानिक, नेता और डॉक्टर के रूप में चित्रित थीं। कल्पना ने वहां एक खास कोर्स शुरू करवाया, ड्रीम बिल्डर्स, जिसमें बच्चों को अपने सपनों को पहचानने, उन्हें आकार देने और रणनीति बनाकर उन्हें पाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। यह कोर्स इतना लोकप्रिय हुआ कि दूसरे गांवों के स्कूलों ने भी इसका मॉडल अपनाना शुरू कर दिया। कुछ महीने बाद एक दिन कल्पना स्कूल के मैदान में बैठी थी। एक छोटी सी बच्ची जिसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे, उसके पास आई। मैम, आप जब छोटी थीं तब क्या आपको भी स्कूल जाना अच्छा लगता था? कल्पना थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मुझे स्कूल जाना पसंद था, लेकिन दुनिया को मेरा जाना पसंद नहीं था। क्यों? बच्ची ने पूछा। क्योंकि मेरे सपनों को भी जाति में बांट दिया गया था, लेकिन मैंने अपने सपनों को आजाद किया। बच्ची हंस दी। मैं भी अपने सपनों को आजाद करूंगी। कल्पना ने उस बच्ची का माथा चूमा। उसे पता था अब वो अकेली नहीं थी। अब सपने बोझ नहीं थे, अब वे ध्वज बन चुके थे। उस स्कूल की सफलता ने कल्पना को फिर एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अब उसे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से प्रस्ताव मिला था, पूरे राज्य में कल्पना मॉडल स्कूल्स की श्रृंखला खोलने का। वह जानती थी यह केवल स्कूल नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के केंद्र बनने जा रहे थे। जहां लोग सोचते हैं कि परिवर्तन सत्ता से होता है, कल्पना ने दिखाया कि सच्चा परिवर्तन कक्षा से होता है। वह जानती थी कि असली क्रांति किताब के पन्नों से निकलकर विचारों में फैलती है। अब वह सिर्फ एक उद्योगपति नहीं थी, वह समाज की एक मां बन गई थी जो हर बच्चे को कहती थी, तुम वो नहीं हो जो दुनिया कहती है, तुम वो हो जो तुम सोचते हो। पर अभी एक और अध्याय बाकी था, एक ऐसा अध्याय जिसमें कल्पना को सबसे बड़ी परीक्षा देनी थी, अपनी ही आवाज को बचाने की। सालों की अथक मेहनत
अनगिनत आंसू और गहराई से गुजरते संघर्ष के बाद अब कल्पना उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां पीछे मुड़कर देखने का मतलब था अपने अस्तित्व की जड़ें छूना। लेकिन उस सिंहासन पर बैठते हुए भी, जहां अब उसके पास एक 1000 करोड़ की कंपनी थी, विदेशी कॉन्फ्रेंसों में सम्मान था और भारत सरकार से मिले पद्मश्री जैसे पुरस्कार थे, वह खुद को अब भी उसी मिट्टी से जुड़ा मानती थी जिससे उसका जीवन शुरू हुआ था। कल्पना की सोच अब बदल चुकी थी। अब वह केवल व्यवसायी नहीं रही थी, अब उसमें एक आत्मिक शक्ति का उदय हुआ था। वो अब समझ चुकी थी कि असली विजय बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जिस झोपड़ी में वह कभी रो रो कर सोई थी, अब वह वहां जाती थी, उन बच्चियों के लिए जो आज भी खुद को बेकार समझती हैं। वह उनके लिए एक जिंदा उदाहरण थी कि तुम भी उठ सकती हो। अब उसकी सुबह मंत्रोच्चार से शुरू होती थी और दिन समाज सेवा में बीतते थे। उसने शिक्षा के लिए एक ट्रस्ट शुरू किया था जहां दलित और वंचित समाज के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई, किताबें और हॉस्टल की सुविधा दी जाती थी। उसे यह समझ में आ चुका था कि धन से समाज नहीं बदलता, सोच से बदलता है, और सोच वही बदल सकता है जिसने उसे अपनी हड्डियों में महसूस किया हो। कल्पना अब अपने जीवन के अंतिम अध्याय में एक नई शुरुआत कर रही थी। उसने एक फाउंडेशन बनाया, आत्मा शक्ति। यहां पर वह महिलाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने की ट्रेनिंग देती थी। वहां की हर महिला उसे ताई कहकर बुलाती थी। कल्पना ने न केवल उन्हें पैसे कमाना सिखाया, बल्कि आत्मसम्मान भी देना सिखाया। एक दिन किसी कॉलेज में उसने भाषण दिया और कहा, जब मैं खुद से नफरत करने लगी थी, तभी मैंने खुद को अपनाया, और यही था वो पल जब मेरा जीवन बदल गया। याद रखना, किसी के ताने तुम्हें तोड़ नहीं सकते अगर तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे साथ है। उसकी आवाज में अब शक्ति थी, लेकिन साथ में एक ऐसी करुणा भी थी जो अनुभव से निकली थी। जब लोग उसे छूते तो कहते, आपकी आंखों में आग भी है और आंसू भी। कई पत्रकारों ने पूछा, कल्पना जी, क्या आप अब संतुष्ट हैं? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं धन से संतुष्ट नहीं, लेकिन सेवा से तृप्त हूं। अगर मैं किसी की प्रेरणा बन सकी तो मेरा जीवन सफल है। कल्पना अब अपनी आत्मकथा लिख रही थी। उसका शीर्षक था राख से सिंहासन तक, और उसने भूमिका में लिखा, मुझे समाज ने धूल समझकर झाड़ दिया, और उसी धूल से मैंने अपनी चमक बनाई। मैंने अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान लिया जिसे दुनिया छुपा देना चाहती थी। अगर मेरी कहानी सुनकर कोई लड़की आत्महत्या का विचार त्याग दे और जीना चुन ले, तो वही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। उसका जीवन अब एक मूवमेंट बन चुका था। भारत ही नहीं, विदेशों में भी उसकी कहानी प्रेरणा बन चुकी थी। एक समय था जब वो मंदिर के बाहर भीख मांगती थी, और आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दलित पावर आइकॉन के नाम से पहचानी जाती थी। लेकिन फिर भी कल्पना कभी अपने गांव को नहीं भूली। वो हर साल वहां जाती, बच्चों को मिठाई बांटती और सबसे मिलती। एक दिन एक छोटी लड़की ने पूछा, ताई, क्या मैं भी आपकी तरह बन सकती हूं? कल्पना ने उस बच्ची के सर पर हाथ रखते हुए कहा, तू मुझसे भी बड़ी बन सकती है, बस कभी खुद को मत छोड़ना। और वहीं बैठी भीड़ की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ में एक नई रोशनी भी, जैसे किसी ने उनके भीतर सोई एक शक्ति को जगा दिया हो। कल्पना का जीवन अब एक लौ था जो उन सबके लिए जल रही थी, जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहे थे। उसका नाम भले ही इतिहास की किताबों में लिखा जाए या न लिखा जाए, लेकिन जिन दिलों में उसने हिम्मत और उम्मीद जगाई, वो दिल उसकी सबसे बड़ी विजय थे। क्योंकि कल्पना सरोज अब केवल एक नाम नहीं रही, वह एक प्रतीक बन चुकी थी। अगर ये सच्ची कहानी आपके अंदर कुछ जगा गई हो, तो लाइक करके उसे औरों तक पहुंचने दीजिए। कमेंट में बताइए क्या बदला आपके अंदर, और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी आपको खुद से मिलाने वाली है। धन्यवाद।